हेलो एवरीवन, आज हम टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर उस वीडियो का लिंक फ्लैश हो रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में हमने समझा था कि अर्थ की 3 डिफरेंट लेयर्स हैं, जिसकी टॉप मोस्ट लेयर क्रस्ट है और उसके बाद सेकेंड लेयर आती है मेंटल का टॉप मोस्ट पार्ट और क्रस्ट का कॉम्बिनेशन लिथोस्फीयर कहलाता है। लिथोस्फीयर के नीचे अपर मेंटल मोल्टल स्टेट में प्रेजेंट होती है, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और ये लिथोस्फीयर लेयर बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई है, जिसे हम लिथोस्फीरिक प्लेट्स कहते हैं। और ये लिथोस्फीरिक प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर लेयर के ऊपर फ्लोट होती रहती है, कुछ इस तरह से जैसे कि बर्फ की सिलियां फ्लोट करती है समुद्र के पानी के ऊपर। इन लिथोस्फीरिक प्लेट्स को ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। जनरली टेक्टोनिक प्लेट्स कॉम्पोजिशन है दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशनिक प्लेट्स का। अर्थ की लिथोस्फीयर 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। ये 7 मेजर प्लेट्स हैं: पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और माइनर प्लेट्स में इंक्लूड है फिलीपीन प्लेट, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, नाज़का प्लेट, कॉकोस प्लेट एंड कैरिबियन प्लेट। लास्ट वीडियो में हमने एल्फ्रेड वेगनर द्वारा दी गई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में समझा था। वेगनर का मानना था कि कॉन्टिनेंट्स अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं और ये लाखों सालों पहले एक मेगा कॉन्टिनेंट पेंजिया का ही पार्ट थे। पेंजिया धीरे धीरे स्प्लिट होता गया, जिससे कॉन्टिनेंट्स अपनी पोजीशन बदलते गए और आज हम उन्हें 7 कॉन्टिनेंट्स की फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। अगेन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आगे बढ़ने से पहले आई बटन पर दिए गए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। टेक्टोनिक प्लेट्स की स्टडी से हमें पता चला कि कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं करते, बल्कि ये प्लेट्स होती हैं जो मूव करती हैं। जहां पर ये प्लेट्स आपस में मिलती है या अलग होती है उन्हें प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। और प्लेट बाउंड्रीज के 3 टाइप्स हैं: डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की। जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर दूर मूव करती है तो उसे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। मिड ओशनिक रिजेस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस केस में जमीन के नीचे निकलते हुए लावा से न्यू क्रस्ट की फॉर्मेशन होती है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती है। इस केस में पतली प्लेट मोटी प्लेट के नीचे श्रिंक कर जाती है, जिससे कि न्यू माउंटेन रेंजेस की फॉर्मेशन होती है। हिमालयन माउंटेन रेंजेस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो जगह जहां पर प्लेट्स श्रिंक करती है उसे सबडक्शन जोन कहा जाता है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज 3 तरह से फॉर्म हो सकती है। एक है ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में, सेकंड है 2 ओशनिक प्लेट्स के बीच में और थर्ड है 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में। इन तीनों केसेस में क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है। तीसरे टाइप की प्लेट बाउंड्री है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। जब क्रस्ट ना तो प्रोड्यूस हो और ना ही डिस्ट्रॉय हो, बस प्लेट्स हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से स्लाइड कर जाए तो उसे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इन प्लेट्स की मूवमेंट के लिए कौन कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। एल्फ्रेड वेगनर ने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दिया था, क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी और ये ऑब्जर्वेशंस थे द मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स और जिग्सॉ फिट, रॉक्स ऑफ सेम एजेस अक्रॉस द ओशन, टिलाइट्स, प्लेसर डिपॉजिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसाइल्स, जिन्हें हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में डिस्कस किया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई डिस्कवरी से हमें जियोलॉजिकल लिटरेचर के बारे में बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली। उनमें से मेन है कन्वेक्शन करंट थ्योरी एंड मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लो। आर्थर होम्स ने 1930s में मेंटल पोर्शन में कन्वेक्शन करंट्स ऑपरेशन की पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया था। ये करंट्स मेंटल पोर्शन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स द्वारा हुए थर्मल डिफरेंसेस से जनरेट होते हैं। कन्वेक्शन करंट्स को हम एक एक्सपेरिमेंट द्वारा भी समझ सकते हैं।
जब आप एक पैन में पानी गर्म करते हैं तो वार्म वाटर ऊपर की तरफ और कोल्ड वाटर नीचे की तरफ मूव करता है और इसी मूवमेंट को कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। वैसे ही जब एस्थेनोस्फीयर से लावा लिथोस्फीयर की तरफ मूव करता है तो कन्वेक्शन करंट्स जनरेट होते हैं जिससे कि प्लेट्स के बीच में मूवमेंट होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुए समुद्री यात्राओं यानी एक्सपेडिशंस से सारे ओशन को सोनार द्वारा स्कैन किया गया जिससे कि हमें ओशन फ्लोर की डिटेल पिक्चर मिली। इसी से हमें पता चला कि ओशन फ्लोर फ्लैट नहीं है बल्कि इसमें माउंटेन रेंजेस और डीप ट्रेंचेस भी है। इसी से हमें मिड ओशनिक रिजेस के बारे में भी पता चला जहां पर मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं। वैसे तो ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल ओशन फ्लोर के 3 मेन डिवीजन्स के बारे में हम अभी समझ लेते हैं। ये 3 डिवीजन्स है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, एबिसल प्लेन्स एंड मिड ओशनिक रिजेस। पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स कॉन्टिनेंटल शोर्स और डीप सी बेसिन्स के बीच का एरिया होते हैं। कॉन्टिनेंटल शोर्स वो एरिया होता है जहां पर समुद्र की लहरें कॉन्टिनेंट्स के साथ मिलती है, जिन्हें हम बीचेस भी कहते हैं, और डीप सी बेसिन्स समुद्र का गहरा इलाका होते हैं जहां पर पानी का रंग गहरा नीला हो जाता है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में इंक्लूड है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशनिक ट्रेंचेस। एबिसल प्लेन्स के बारे में जानने से पहले हम मिड ओशनिक रिजेस के बारे में समझ लेते हैं। मिड ओशनिक रिजेस ओशन के बीच में पाए जाने वाली माउंटेन रिजेस है। यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में डाइवर्जन होता है और लावा बाहर निकलकर न्यू इग्निसिस रॉक्स की फॉर्मेशन करता है। इन रॉक्स का कंपैरिजन जब साइंटिस्ट ने कॉन्टिनेंटल रॉक्स के साथ किया तो जाना कि मिड ओशनिक रिजेस पर पाए जाने वाली रॉक्स कॉन्टिनेंटल रॉक्स के कंपेयर में काफी न्यू है, जिससे हमें कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बारे में जानकारी मिली। अब बात करते हैं एबिसल प्लेन्स की। एबिसल प्लेन्स वो एक्सटेंसिव प्लेन्स है जो कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स और मिड ओशनिक रिजेस के बीच में पाए जाते हैं, और इसी प्लेन में सभी सेडिमेंट्स जैसे कि मड और रॉक्स डिपॉजिट होते हैं। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर ये दोनों पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज में आते हैं, जिससे कि हमें टेक्टोनिक प्लेट्स की कंप्लीट और क्लियर पिक्चर मिली। अब जरा अर्थक्वेक और वोल्केनोज के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बात कर लेते हैं। इस मैप पर दिखाए गए ये बिग ब्लैक डॉट्स हॉटस्पॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन हॉटस्पॉट्स में लावा मोस्ट अब्रप्टली क्रस्ट पर आता है और यहाँ पर ही मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं, और ये हॉटस्पॉट्स अर्थक्वेक प्रोन भी होते हैं। ये स्मॉल ब्लैक डॉट्स जिसे मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वोल्केनिक इरप्शन वाला एरिया होते हैं, और यहाँ पर अर्थक्वेक भी काफ़ी कॉमन होता है। स्मॉल ग्रे डॉट्स शैलो अर्थक्वेक सेंटर्स हैं, और ये वो एरियाज है जहाँ पर मिड ओशनिक रिजेस पाए जाते हैं, जिसे कि हमने रिसेंटली वीडियो में डिस्कस किया। यहाँ पर प्लेट्स के बीच में डाइवर्जन होता है जिससे कि लावा बाहर निकलकर मिड ओशनिक रिजेस की फॉर्मेशन करता है, और ये ग्रे एरिया जिसे कि मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ डीप अर्थक्वेक जोन्स हैं। इन ही एरियाज पर प्लेट्स आपस में टकराती है और न्यू माउंटेन रेंजेस की फॉर्मेशन करती है, और ये अर्थक्वेक प्रोन एरियाज भी होते हैं। इसी में हिमालयन माउंटेन रेंज भी इंक्लूड है जो कि इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ कोलिजन होने से फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। पोस्ट डिप स्टडी से हमें कुछ फैक्ट्स के बारे में पता चला, जैसे कि मिड ओशनिक रिजेस में वोल्केनिक इरप्शन कॉमनली होता रहता है, जिससे कि बहुत सारा लावा सरफेस पर आ जाता है। मिड ओशनिक रिजेस के सेंटर से दोनों तरफ की बराबर दूरी में सेम एजेस की रॉक्स मिलती है, और जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे रॉक्स की एज भी बढ़ती जाती है। ओशनिक क्रस्ट में पाए जाने वाली रॉक्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाए जाने वाली रॉक्स के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा यंग होती है, और ओशनिक फ्लोर में पाए जाने वाले सेडिमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा यंग होते हैं कॉन्टिनेंट्स में पाए जाने वाले सेडिमेंट्स से। एंड लास्ट, डीप ट्रेंचेस में अर्थक्वेक भी काफ़ी डीप होते हैं अगर हम मिड ओशनिक रिजेस से कंपेयर करें तो, जहाँ पर फोकाई शैलो डेप्थ्स में मिलते हैं। इन सभी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हेस ने 1961 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस को प्रपोज किया। हेस का मानना था कि मिड ओशनिक रिजेस में कांस्टेंट लावा के इरप्शन से न्यू इग्निशियस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है और ओशनिक क्रस्ट दोनों साइड की तरफ पुश होती है,
जिससे कि सी फ्लोर स्प्रेड होता है। हेस ने आर्गुमेंट दिया कि किसी एक ओशनिक फ्लोर के स्प्रेड होने से दूसरा ओशनिक फ्लोर सिंक नहीं होता, क्योंकि जो फ्लोर पुश होता है वो ओशन ट्रेंचेस में सिंक भी हो जाता है, और इस फिनोमिनन को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा गया। और अब लास्ट में हम हिमालयाज के फॉर्मेशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो लगभग 200 मिलियन सालों पहले इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन एंड अंटार्कटिकन प्लेट से अलग होना शुरू हुई और धीरे धीरे यह यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ती गई। लगभग 60 मिलियन सालों पहले एक फिनोमिनन से सेंट्रल इंडियन प्लेट में लावा निकलना शुरू हो गया, जिससे कि डेक्कन ट्रैप्स की फॉर्मेशन हुई थी। और लगभग 40 मिलियन सालों पहले इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, जिससे कि हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई, और ये हिमालयाज लगातार आज भी बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्टोनिक प्लेट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।